पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बहुभाषिकतावाद बहुभाषिकता युक्ति के बारे में चर्चा किया था। आज हम बहुभाषिकता के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे और बहुभाषी वर्ग कक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आज हम बहुभाषिकता के स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। बहुभाषाई समरूपता भाषाई प्रकृति के वैशिष्ट के विपरीत हैं। एक ही स्रोत से उद्भूत अथवा एक ही परिवार की दो भाषाओं में समानता संभव है। इस बात की संभावना हो सकती है कि अन्य भाषा मातृभाषा का परिवर्धित रूप हो। ऐसी स्थिति में मातृभाषा से समानता रखने वाली अन्य भाषा के शिक्षण और अधिगम की समस्याओं की प्रकृति भिन्न होती है। भाषा अधिगम में एक दूसरी स्थिति वह है जहाँ अन्य भाषा मातृभाषा से नितांत भिन्न होती है। इस स्थिति में भाषा अधिगम एवं शिक्षण की समस्याएं जटिलतर हो जाती हैं। यह भिन्नता विविध भाषाई स्तरों पर किशोर तथा वयस्क अध्येता के लिए कठिनाई का कारण बनती है। अन्य भाषा अध्यापक के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह इन ध्रुव स्थलों से परिचित हो। अन्य भाषा की ध्वनि व्यवस्था पर अधिकार पाना, उसके सही उच्चारण तथा अन्य रागात्मक तत्वों के समुचित प्रयोग की कुशलता अर्जित करना अध्येता की विशिष्ट उपलब्धि है। बाल अध्येता की तुलना में अन्य भाषा के किशोर एवं वयस्क अध्येता को इस स्तर पर विशेष कठिनाई का अनुभव होता है। यह मातृभाषा भाषी की भांति भाषा की ध्वनि व्यवस्था का प्रयोग करने में समानता असमर्थ होता है। विदेशी भाषाओं के अध्ययन में तो यह समस्या अधिक जटिल हो जाती है। भाषाई संरचना का स्तर अधिगम समस्याओं का प्रमुख क्षेत्र है। भाषा की व्याकरणिक संरचना एवं व्याकरणिक नियमों की भिन्नता अन्य भाषा के अधिगम से समस्याओं का प्रमुख स्रोत है। मातृभाषा में बालक भाषा के सैद्धांतिक व्याकरण से परिचित न होने पर भी भाषा का व्याकरण समस्त प्रयोग द्वारा करता है। उसका प्रयोग व्याकरण समता का निर्धारक माना जाता है। परंतु अन्य भाषा का वयस्क अध्येता भाषा विशेष के व्याकरण की पर्याप्त सैद्धांतिक जानकारी रखने पर भी भाषा प्रयोग के धरातल पर अनेक प्रकार की त्रुटियां करता है। भाषा शिक्षण में इन त्रुटियों पर विशेष ध्यान देना, अधिगम प्रक्रिया को तदनुकूल मार्गदर्शन प्रदान करना अपेक्षित है। शब्दावली तथा अर्थ क्षेत्र में भी अन्य भाषा की अध्येता की कुछ विशेष कठिनाइयाँ हो सकती है। यद्यपि समश्रोतीय समानार्थिक शब्दों की अधिगम में विशेष कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, परंतु विभिन्न स्रोतों के भिन्नार्थी शब्दों को सीखने में निश्चय ही कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाषा अधिगम की दृष्टि से इस स्तर की समस्याएं अपेक्षाकृत कम जटिल होती हैं, फिर भी शिक्षण में इन पर ध्यान देना आवश्यक है। मातृभाषा तथा अन्य भाषा की सांस्कृतिक भिन्नता तथा भाषा अधिगम तथा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भिन्न सांस्कृतिक संदर्भों की वास्तविक अनुभूति एवं तदनुकूल समुचित भाषाई अभिव्यक्ति का गठन एवं प्रयोग अन्य भाषा के अध्येता के लिए एक श्रम साध्य कार्य है। हिंदी में आदरणार्थक प्रयोग एवं तदनुकूल वाक्य संरचना की त्रुटियां अन्य भाषा के रूप में हिंदी के अध्येता की इस प्रकार की ही समस्याएं हैं। दो भाषाओं की सांस्कृतिक भिन्नता, विशेषकर विजातीय भाषाओं की भिन्नता, शब्दों, उनके अर्थ तथा संरचना के स्तर पर प्रतिबंधित होती है। अतः सांस्कृतिक शिक्षण के परोक्ष एवं प्रत्यक्ष उपागम की सार्थकता स्वतः स्पष्ट है। अन्य भाषा की लिपि व्यवस्था परक भिन्नता भी भाषा अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करती है। जिन भाषाओं की लिपियां देवनागरी में मिलती जुलती है, उनको भाषा के रूप में हिंदी लेखन में विशेष कठिनाई नहीं होती, परंतु भिन्न परिवार की भाषाओं में प्रयोक्ता के लिए देवनागरी लिपि समानता कठिन सिद्ध होती है।
स्पष्ट है कि मातृभाषा तथा अन्य भाषा की भिन्नता भाषा अधिगम को विविध रूपों में प्रभावित करती है। व्यक्तिरेखी विश्लेषण का सिद्धांत भाषा शिक्षण में भाषा वैषम्य को इंगित करने वाला विशिष्ट उपागम है। यद्यपि यह समानता और भिन्नता दोनों की ओर ही संकेत करता है, परंतु शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिरेखी बिंदु ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब आता है बहुभाषी कक्षा कक्ष या वर्ग कक्ष। शिक्षा शास्त्र में आज यह मान्य तथ्य बन गया है कि एक बालक अपनी योग्यता, रुचि, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, शारीरिक क्षमता, संज्ञानात्मक आदि में दूसरे बालक से भिन्न होता है। कक्षा शिक्षण में प्रायः सभी बालकों को समान समझकर शिक्षण चलता है, किंतु भाषा एक कौशल है और इस पर अधिकार व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ही संभव है। अतः इस सिद्धांत का पालन करते हुए प्रत्येक बालक की भाषाई त्रुटि का निदान करना चाहिए और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक है, जिनमें पहला आता है संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान की धारा 351A प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा माध्यम में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है। सभी को समान रूप से विद्यालयों में प्रवेश मिले तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के भी बच्चों को प्राप्त हो। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 345 राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाएं या हिंदी को अपने अपने राज्य की सरकारी कामकाजी भाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है। समानता भाषाई अधिकार केवल कार्यालयीय भाषा या उनके उपयोग के अधिकार के तौर पर देखा जाता है, जबकि मातृभाषा को विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने का संवैधानिक अधिकार है। इसका अंतर्राष्ट्रीय समझौता हेम्बर्ट डिक्लेरेशन ऑफ एल्डर लर्निंग यूनेस्को 1997 में हुआ था, जिसने भाषाई अल्पसंख्यकों तथा प्राचीन भाषाभाषी समूहों को भी भाषाई अधिकार दिया है कि उसमें मुख्य निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया है। छोटे बच्चों की शिक्षा आवश्यकता अनुसार उनकी मातृभाषा में हो। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में बृहद समुदायों की भाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अंतर सांस्कृतिक शिक्षा भाषा अल्पसंख्यकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का वर्धन करे। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में शिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों को शिक्षा का अधिकार इस समझौते के अंतर्गत दिया गया है कि जिसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम में बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार के प्रयासों से बच्चों को अपनी भाषा एवं संस्कृति में कक्षा शिक्षण में समान अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु प्रयास। भारत एक बहुधर्मी एवं बहुभाषाई लोगों का देश है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता में एकता एक बड़ी विशेषता है। लोगों की पहचान, राष्ट्रीयता और विचारों की अभिव्यक्ति इत्यादि कक्षा शिक्षण की भाषा से परस्पर निकटता से जुड़े हुए हैं। भिन्न समाजों में बातचीत का माध्यम इस बात को दर्शाता है कि कक्षा में शिक्षण का माध्यम मातृभाषा में किया जाए तो बच्चों में अधिगम क्षमता तीव्र होती है। NCERT द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भी विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा में शिक्षण पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषाओं को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इसके अंतर्गत घर की भाषाओं, बड़े कुनबों की भाषा, आस पड़ोस की भाषा इत्यादि आ जाती है, जिन्हें बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज से वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं। अधिकांश बच्चे स्कूल आने से पहले
पहले ही 2-3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता लेकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं। वे न केवल उन भाषाओं को सही सही बोलते हैं बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। हमें बहुभाषाई शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाषा न केवल व्यक्तियों की परस्पर बातचीत का एक उपकरण है बल्कि यह एक सांस्कृतिक पहचान भी है। भाषा में सामाजिक सशक्तिकरण की मौलिक विशेषता भी छिपी होती है। भारत जैसे बहुभाषाई समाज में शांति और सौहार्द के लिए भी भिन्न भिन्न भाषाभाषी लोग एक दूसरे की भाषाओं को विविधता का सम्मान करें, विशेषकर उन लोगों की जो रोजगार की तलाश में अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और नई जगह पर वे भाषाई अल्पसंख्यक बन जाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा बोलने वाले लोग उस स्थान पर पहले से तो होते ही नहीं हैं या कम होते हैं। ऐसे में उस स्थान पर भाषाई बहुसंख्यक लोगों को चाहिए कि वे दूसरे भाषाई अल्पसंख्यकों की कठिनाई का अनुमान लगाए तथा उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, उनका न केवल सम्मान करें बल्कि उनकी कठिनाई दूर करने का प्रयास करें, जिससे परस्पर संपर्क से ज्ञान के शब्दकोश की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही विद्यालय में सौहार्दता का वातावरण भी निर्मित होगा। भाषाएं एक प्रकार से ज्ञान के शब्दकोश का भी काम करती हैं। ये वो माध्यम भी है जिनसे अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है। मनुष्य के विचार और उसकी अस्मिता से गहरा संबंध होता है। इस प्रकार आज की वीडियो के माध्यम से हमने बहुभाषा युक्ति की और बहुभाषाई वर्ग कक्ष के बारे में चर्चा की है। फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दूसरे टॉपिक पर चर्चा की जाए।